नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और ऐसे कि आपको पता है कि हम अपने टॉपिक टेंस की बात कर रहे थे और अब उसी टॉपिक पे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उनको और आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 41 की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो देखिए मैं इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं, किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हमने कर लिया, तो उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस को काम में लिया जाता है। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी कार्य जो हमने कर लिया तो उसके लिए कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने कोई काम किया है और उसके भी पहले आप एक और काम कर चुके हो, मतलब आपने कोई काम किया उसका मतलब पास्ट सिंपल, लेकिन उस काम के पहले आपने एक और काम कर दिया तो वो जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। यानी कि जो काम आपने पास्ट में किया पास्ट सिंपल, और उसके भी पहले एक और काम हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट आएगा। कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी काम जो बहुत लंबे समय पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, ऐसा कोई भी काम जो अभी अभी हुआ वो पास्ट सिंपल में आएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, यानी कि जज ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया। ध्यान से देखना, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया। उसके आगे कंजक्शन अनटिल का यूज़ किया गया। तो मैं आपको बता दूं, एक तो कंजक्शन होता है टिल और दूसरा होता है अनटिल। दोनों में थोड़ा सा अंतर इतना सा होता है कि टिल पॉजिटिव सेंस में आता है, अनटिल नेगेटिव सेंस में आता है। टिल का मतलब होता है जब तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी कि जब तक तो बोलना पड़ेगा आपको आगे और नहीं बोलना पड़ेगा पीछे। तो देखिए अनटिल का मीन्स होता है जब तक नहीं, तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है अनटिल ही हैड स्टडीड द केस। अगर आप कहोगे ही हैड स्टडीड तो इसका मतलब वह अध्ययन कर चुका था, द केस यानी केस का। तो आप क्या कहना चाहते हो? अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस का अध्ययन नहीं किया, यही तो कहना चाहते हो आप। तो आपने कहा जब तक उसने केस का अध्ययन नहीं किया, अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस का अध्ययन नहीं किया। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे काम हो रहे हैं दो, एक तो केस के स्टडी करने का और जज के द्वारा डिसीजन देने का। तो आप ही सोचिए, अगर कोई भी जज कोई भी डिसीजन देता है तो डिसीजन देने से पहले केस की स्टडी करेगा, केस को ध्यान से देखेगा और ध्यान से देखने के बाद फिर वहाँ पे वो डिसीजन देगा। तो इसका मतलब केस की स्टडी होगी पहले और डिसीजन दिया जाएगा उसके बाद में। और शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला था ऐसा कोई भी काम जो थोड़े समय पहले हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल आता है, और जो काम उसके भी पहले हो जाता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। यानी कि पास्ट एक्शन के लिए पास्ट सिंपल, और पास्ट ऑफ द पास्ट जो पास्ट का भी पास्ट है, यानी कि जो हुए काम से बहुत पहले हो गया, उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। तो स्टडी करने का काम पहले होगा तो यहाँ पे पास्ट स्टडी करने का काम बहुत पहले होगा और डिसीजन देने का काम थोड़ा बाद में होगा। तो जो स्टडी पहले हुई वहाँ तो पास्ट परफेक्ट आ गया, क्योंकि ये काम पहले हो रहा है। जो काम पहले होता है वहाँ पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल आता है। और पास्ट सिंपल क्या कहता है? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो आपने कहा अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस का अध्ययन नहीं किया था तो ये काम पहले हो गया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट सही है। लेकिन जब वो डिसीजन थोड़ा बाद में देगा तो वहाँ पे तो पास्ट सिंपल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए सेक्शन है वो बिल्कुल यानी कि गलत है, क्योंकि स्टडी करने का काम पहले होता है। जो काम पहले होता है वहाँ तो परफेक्ट सही है, लेकिन जो काम थोड़ा बाद में होता है वहाँ पास्ट सिंपल आता है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका जो ए सेक्शन है वो गलत है। तो आपको ए सेक्शन में वापस से लिखना है, फिर से आपको करेक्ट करना है और आपको लिखना है द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक उसने केस का अध्ययन नहीं किया। तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होगा पास्ट सिंपल। तो इसी बेस पे, इसी रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने हैं, तो आपको ध्यान देना है। ऐसा कोई भी काम जो आपने अभी अभी किया
पास्ट सिंपल, और ऐसा कोई भी काम जो बहुत पहले हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 42 की, जिसमें लिखा हुआ है, ये जो 42 में आई वेंट नहीं है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आपको आई वांट यूज़ करना है। वेंट यहाँ पे गलत है, आपको आई वांट करना है, जिसका मतलब होगा आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ। तो इसने कहा, देखिए ए और बी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू टू पिकअप द बॉक्स कि तुम बॉक्स उठाओ, यू यानी तुम, पिकअप यानी उठाओ, द बॉक्स यानी बॉक्स। तो ध्यान देना, आई वांट के बाद में अगर यू आता है तो यू के बाद में हमेशा टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने बोलूँ, आई वांट यू टू गो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आई वांट यू टू स्टडी, आई वांट यू टू प्ले। यानी जब आई वांट आता है और वांट के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि यू आ गया, आई वांट के बाद में मतलब मी आ गया, आई वांट के बाद में हर आ गया, हिम आ गया, किसी का नेम आ गया, तो उसके बाद में हमेशा 2+V1 आनी है। तो आपको लिखना है आई वांट मैं चाहता हूँ, यू टू पिकअप द बॉक्स मैं चाहता हूँ कि तुम बॉक्स उठाओ, यानी यू के बाद में हमेशा 2+V1 आनी है। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि तुम बॉक्स उठाओ, तो यू टू पिकअप। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आई वांट यू टू पिकअप द बॉक्स मैं चाहता हूँ कि तुम बॉक्स उठाओ, ऑफ एग्स जेंटली, ऑफ एग्स अंडों का, जेंटली आराम से। तो इसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम अंडों का बॉक्स आराम से उठाओ। एंड का मतलब और का मतलब पहले तो बॉक्स उठा लो और उसके बाद। अब आगे देखो, एंड के बाद में लिखा हुआ है कैप्ट। तो कैप्ट का मतलब तो होता है रखा, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है कीप। तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंडों का बॉक्स आराम से उठाओ और इसे रखो या इसे रखा। तो आप कहोगे कि इसे रखो, तो रखो का मतलब अब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे सबकी सेकंड फॉर्म कर दी, जो कि गलत है। तो आपको लिखना तो ऐसे है, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स मैं चाहता हूँ कि तुम बॉक्स उठाओ, एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और इसको सावधानी पूर्वक कोने में रख दो। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो इसके डी सेक्शन में है कि एंड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि गलत है। और आपको मैंने पहले कई बार बोला है, अगर किसी वाक्य में एंड के पहले, अगर किसी भी सेंटेंस में एंड के पहले जो फॉर्म आती है वही एंड के बाद में आती है, सीक्वेंस होता है फॉर्म्स का। तो एंड के पहले देखो पिकअप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड के बाद में कीप आना चाहिए, कैप्ट नहीं आ सकता। आई वांट मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बॉक्स उठाओ, तो यानी कि यू टू पिकअप द बॉक्स, और मैं चाहता हूँ कि फिर इसको कोने में रख दो, तो यू टू कैप्ट नहीं, यू टू कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो आपको ये ध्यान देना है कि एंड के पहले जो फॉर्म आती है वो एंड के बाद में आती है। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 43 की, जिसमें लिखा हुआ है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपके पास 3 क्लोज हैं, 3 वाक्य हैं। पहला जो क्लोज है, पहला जो सेंटेंस है वो है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, दूसरा है व्हाट हैज़ हैपेंड, और नंबर 3 है हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो देखिए आप ध्यान से, जो पहला सेंटेंस है जिसमें ट्राइड लिखा हुआ है, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, ओके। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है हैज़ हैपेंड, और हैज़ हैपेंड का मतलब पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। और अब देखिए तीसरा सेंटेंस, इसमें क्या लिखा हुआ है, वर नॉट ऑडिबल। तो देखिए जहाँ वाज या वर आता है वहाँ पे पास्ट टेंस ही होता है। तो जो पहला था वो पास्ट सिंपल, जो तीसरा था वो पास्ट सिंपल, लेकिन जो बीच वाला था वो पास्ट नहीं था। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा वर्ब्स के हिसाब से भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका बी सेक्शन है वो गलत है। अच्छा, अब ये गलत कैसे है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, द विक्टिम ट्राइड, द विक्टिम, विक्टिम का मतलब पीड़ित, ट्राइड का मतलब कोशिश की, टू टेल अस हमें बताने की। तो द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइड का मीन्स कोशिश की, ठीक है ना, ये काम किया उसने, कोशिश की। व्हाट हैज़ हैपेंड, जो घटित हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा कोई भी काम जो अभी अभी हुआ उसके लिए तो पास्ट सिंपल, और ऐसा कोई भी काम जो बहुत पहले हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट। तो जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, उसने बताने की कोशिश की व्हाट हैज़ हैपेंड, जो घटित हो चुका है या जो घटित हो चुका था। भाई कुछ हुआ होगा तभी तो वो बताएगा। तो मैंने क्या बोला, जो काम बहुत पहले हो गया,
उसमें तो पास्ट परफेक्ट, और जो काम थोड़ा बाद में हुआ उसमें पास्ट सिंपल। तो विक्टिम ने बताने की कोशिश की, हाँ, लेकिन वो बताएगा किसको? उसी काम को तो बताएगा जो काम पहले हो गया, जो उसने अपनी आंखों से देखा, जिस चीज़ का वो विटनेस है, जिस चीज़ का वो गवाह है। तो विक्टिम ने बताने की कोशिश की उस काम को, उस चीज़ को, उस घटना को जो पहले हो गई। तो जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और बी सेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, बी सेक्शन में लिखा है व्हाट हैज़ हैपेंड। तो आप बताइए, जो काम बहुत पहले हो गया उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए या पास्ट परफेक्ट आना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा कि पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो सेंटेंस होगा द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश की व्हाट हैड हैपेंड, जो घटित हो चुका था। तो जो काम पहले हुआ परफेक्ट, जो काम बाद में होगा ये आपके पास सिंपल। पहले हो गया उसके बाद में ये हुआ सिंपल। बट हिज वर्ड्स, लेकिन उसके शब्द वर नॉट ऑडिबल, श्रव्य नहीं थे, यानी कि सुने नहीं जा रहे थे, सुनने में दिक्कत आ रही थी। अब आपसे कोई पूछ ले कि जो डी सेक्शन है, वैसे तो देखो इस सेंटेंस में जो एरर है वो गलती है वो इसमें बी सेक्शन में है, इसमें बाकी कोई भी एरर कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले जैसे कई बार आरपीएससी में और ये जो अपने बहुत सारे एलडीसी हाई कोर्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि ये जो डी सेक्शन है इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर आता है तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट वहाँ पे आपको पास्ट सिंपल। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर का यूज होता है तो आपको ये देखना है उस वॉज या वर के आगे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। अगर आपको लगता है वॉज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वॉज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, तब तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर किसी वाक्य में वॉज या वर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो वर है और उसके बाद में मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं हो, या तो कोई नाउन आए या कोई एडजेक्टिव आए, तो वो हमेशा पास्ट सिंपल माना जाएगा, है ना। वॉज या वर के बाद में आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है तो वो पास्ट सिंपल होगा। अब आप कहोगे सर वॉज वर तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, आप इसको सिंपल कैसे बता सकते हो? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। और जो वॉज वर है वो बी की सेकंड फॉर्म होता है, क्योंकि बी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। बी ई आपने देखा होगा कई बार, बी ई, बी का मतलब होना, इसकी तीन फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। तो बताइए यहाँ पे वॉज या वर अकेला आया, अकेला का मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और जहाँ पे सेकंड फॉर्म अकेली आती है वो पास्ट सिंपल होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जो कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा कोई भी काम जो लगातार चलेगा वो ही कंटिन्यूअस कहलाएगा। और जो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का होगा उसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि आईएनजी का मतलब ही रहा, रही, रहे होता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खा रहा था, पी रहा था, खेल रहा था। तो जहाँ पे काम कंटिन्यू होगा वहाँ रहा आएगा, रहा मीन्स आईएनजी आएगा। अब जहाँ पे आईएनजी है ही नहीं, जहाँ पे वाक्य में रहा, रही, रहे है ही नहीं, आप उसको कंटिन्यूअस कैसे बोल सकते हो? किस बेस पे आप कंटिन्यूअस बोलोगे? तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल है। और यही बात प्रेजेंट में भी लागू होती है। अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और अगर इज, एम, आर के साथ आईएनजी आती है तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस हमेशा आईएनजी लेता है, बिना आईएनजी के कोई भी टेंस कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 44 की। इसमें लिखा हुआ है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में, मैंने क्या बोला था, ध्यान देना मेरी बातों पे, अगर किसी भी सेंटेंस में एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो कंडीशनल यानी कि शर्त वाला वाक्य कहलाता है। और मैंने आपको बोला था, और मैंने क्या बोला था, जिस भी वाक्य की शुरुआत एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, इफ से होगी
उसके बाद में फ्यूचर टेंस कभी नहीं आ सकता, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ऐसा मैंने आपको बोल रखा है। तो देखिए शुरुआत आई विल लेट यू नो से नहीं, एज सुन एज से करते हैं, क्योंकि अपने को पकड़ना इसको यहीं से है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज, जैसे ही या जितना जल्दी, आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन, नो ये गलत हो गया। जहाँ वाक्य में एज सुन एज आएगा तो आपको एक बार देखना है कि आपके पास दो वाक्य हैं, आप कहोगे कि हाँ सर एक वाक्य पहले है एक वाक्य पीछे है, यानी कि बाद में है। आप कहोगे एक वाक्य पहले है और एक वाक्य पीछे है। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, अगर वाक्य में एज सून एज है तो आपको एक तरफ तो फ्यूचर सिंपल मिलेगा और एक तरफ तो फ्यूचर सिंपल मिलेगा और दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आपके सेंटेंस गलत है। तो देखो एज सून एज आ गया, हाँ आ गया। इसके पहले देखो आई विल लेट यू नो, ये तो आपका फ्यूचर सिंपल है। अब ये फ्यूचर सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बोल रखा है कि फ्यूचर सिंपल एक साथ दो जगह कभी नहीं आ सकता। अगर किसी वाक्य में एक जगह फ्यूचर सिंपल आता है, अगर किसी वाक्य में एक जगह फ्यूचर सिंपल आता है तो जो उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा क्लोज है, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता कौन सा विल हटाना है कौन सा विल लगाना है। तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ भी आपको कंजक्शन दिखे, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, मतलब ये जो कंजक्शन होते हैं टिल, अनटिल, इसके जो बाद वाला क्लोज है वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल काम में लेना है। यानी कि कंजक्शन वाला जो क्लोज है, जहाँ पे कंजक्शन लग के वाक्य बनता है, उस क्लोज के अंदर आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल काम में लेना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कंजक्शन आ गया एज सुन एज, तो इसके जो बाद वाला क्लोज ये नहीं है, बाद वाला क्लोज ये है। तो एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, टिल, अनटिल, तो इसके साथ वाला जो क्लोज है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो एज सुन एज के बाद में इधर प्रेजेंट सिंपल है और इधर फ्यूचर सिंपल है, आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका वाक्य कैसे होगा, एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन। अब आपको कि सर गेट तो मतलब प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, ते है, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का काम कर सकता है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो कि आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो विल सेल का काम कर सकती है। तो आप कहोगे एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, जैसे ही मुझे तुम्हारे प्रमोशन के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। तो आपको जो मैंने बोला उसको हमेशा ध्यान देना कि एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये शब्द कंजक्शन का काम करते हैं और इनके बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल करना है। कब करना है, अगर इनके पहले फ्यूचर सिंपल हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब सेंटेंस नंबर 45 की। तो देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। देखो ये इसकी हिंदी तो ये होगी कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो जो मेरे अधिकतर दोस्त हैं वो 35 साल से भी ज़्यादा के हो जाएंगे। कहना तो यही चाहता है कि जब मेरी आयु 30 साल की हो जाएगी तो मेरे अधिकतर दोस्त कितने साल के हो जाएंगे, लगभग 35 साल के। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि किसी भी सेंटेंस में दो जगह फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर आ गया और यहाँ पे भी फ्यूचर आ गया, तो मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें तो डेफिनेटली कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती है। अब मैंने क्या बोला, अगर किसी वाक्य में दो जगह फ्यूचर आता है तो ये वाक्य गलत है, फिर उसको सही कैसे करेंगे। तो आपको एक जगह तो फ्यूचर सिंपल रखना है, यानी कि एक जगह तो विल रहेगा और दूसरी जगह प्रेजेंट सिंपल आएगा। अभी मैंने फिर वापस से क्या बोला था कि अब अपन डिसाइड कैसे करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे कि कहाँ तो विल रहेगा और कहाँ का विल जाएगा। तो क्या बोला था, अगर किसी भी वाक्य में एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, जहाँ पे ये कंजक्शन आते हैं, आ गया ना कंजक्शन व्हेन, तो उसके जो बाद वाला क्लोज है वो तो प्रेजेंट सिंपल का, तो इसके जो बाद में क्लोज है ये वाला है, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का होगा। और जो अगला क्लोज है मतलब मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वाला, ये रहेगा फ्यूचर का। तो मैंने जैसा कि बोला था दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते। जब भी कहीं पे फ्यूचर एक साथ आए तो आपको उसमें एक तो प्रेजेंट सिंपल करना है, एक फ्यूचर सिंपल करना है। तो व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा और आपका वाक्य कैसे होगा, व्हेन आई के साथ आपको पता है एम लगता है और
एम के साथ भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप कहोगे व्हेन आई एम 30, जब मैं 30 का होऊंगा। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, मेरे अधिकतर दोस्त 35 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे। तो आपको जो पहले वाले सेंटेंस में मैंने रूल बताया था उसी को यहाँ पे फॉलो करना है और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 46 की। इसमें देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो देखिए जो इंडीड लिखा हुआ है ये कि एडवर्ब है जिसका मतलब होता है वास्तव में। एक बार अपन इसको छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब इसको लीव कर देते हैं, इसके बिना अपन सेंटेंस को रीड करते हैं। तो आपका सेंटेंस इसके बिना कैसे होगा? आपका सेंटेंस होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। क्या बोला मैंने? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इसमें से आपको इंडीड को गायब कर देना है थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ताकि आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसने कहा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम का मतलब है कि यह पहली बार है या ऐसा पहली बार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य में दिस इज़ या इट इज़, दिस भी आ सकता है, इट इज़ भी आ सकता है, तो दिस या इट के बाद में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, यानी कि जहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, तो उसके बाद में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसको हमेशा याद करना है। क्या बोला? अगर किसी भी वाक्य में इट इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम आ जाता है तो उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखिए इस वाक्य में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आ गया, लेकिन उसके बाद में जो सी सेक्शन है वहाँ पे आई हियर लिखा हुआ है, और आई हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो कि गलत है। तो आपको इस आई हियर को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपका टेंस हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हियर्ड, है ना। तो आपका सेंटेंस होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है कि आई हैव हियर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। तो जो मैंने आपको बोला उसको ध्यान देना। किसी भी वाक्य में इट इज़ या दिस इज़ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मतलब जहाँ भी नंबर आ जाता है वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही करना है। तो इसका जो सी सेक्शन है वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दो तीन फ्रेज और बता देता हूँ जिस बेस पे आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टेंस आना है। तो पहला तो आपको यही याद करना है, किसी भी वाक्य में इट इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि जहाँ पे भी नंबर आ जाए वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दूसरा क्या कहता है, अगर किसी वाक्य में इट इज़ द ओनली टाइम आता है, यानी कि इट इज़ टाइम के पहले क्या लग गया? ओनली, तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में लेना है। और तीसरा रूल क्या कहता है, अगर किसी भी वाक्य में इट इज़ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, जैसे इट इज़ द फाइनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट आना है। तो 3 जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इट इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम, पहला रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, इट इज़ द ओनली, और नंबर 3 क्या कहता है, इट इज़ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहाँ पे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आता है। तो इसमें जो सी सेक्शन था वो गलत था। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 47 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल अप द शेड। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले बात करी थी कि और अच्छा, इस सेंटेंस में 47 ये जो आपका सेंटेंस है ये ऑलरेडी एसएससी क्लर्क ग्रेड एग्जाम 2001 में आ चुका है। तो ये काफ़ी इजी रूल है। इसमें ये क्या है कि अगर किसी भी वाक्य में आफ्टर या बिफोर आता है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले, ऐसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। तो आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले बोला था। फिर मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी वाक्य में आफ्टर या बिफोर, किसी भी वाक्य में अगर आफ्टर या बिफोर आता है तो वो सेंटेंस के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो गया, ये तो सेंटेंस के शुरू में आ गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पहले उसको सुन लो, इसके बाद में आपका ये सेंटेंस ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी वाक्य में आफ्टर या बिफोर आता है तो वो वाक्य के बीच में आएगा। जैसे कि सपोज कर लेते हैं वाक्य के बीच में लिखा हुआ है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। बिफोर का मीन्स क्या होता है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। तो बिफोर यानी पहले, तो बिफोर के पहले यानी कि इस साइड में, और आफ्टर यानी होता है बाद में, तो बाद में कौन सी साइड होगी, ये वाली। तो किसी भी वाक्य में अगर बिफोर आए तो बिफोर का मतलब पहले, तो उसके पहले वाले सेंटेंस में हमेशा हेड के साथ V3 आएगी।
बिफोर यानी पहले, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, हैड के साथ V3, ठीक है ना। और अच्छा अब बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो अगर सपोज करो अगर बिफोर के स्थान पे आफ्टर होता तो आफ्टर के बाद वाला हिस्सा कौन सा कहलाता, ये वाला, इधर वाला हिस्सा। तो मैंने क्या बोला, बिफोर यानी पहले, तो बिफोर के पहले। आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद में हमेशा हेड के साथ V3 आएगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे चलो ठीक है, बिफोर के पहले आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आ गई, लेकिन बिफोर के पहले हेड प्लस V3 आई तो बिफोर के बाद में क्या आएगा। अगर आफ्टर के बाद में हेड V3 आ गई तो आफ्टर के पहले क्या आएगा। तो बस यही याद करना है कि बिफोर के पहले हेड प्लस V3 आएगा और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और वही चीज़ आफ्टर के साथ आपको काम में लेनी है। आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आ गई तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब देखिए ये जो आपका सेंटेंस है, आप इसको इस तरीके से सोचिए कि ये जो आपका बिफोर है ये सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है, ऐसा सोचिए। और ये लिखा हुआ है तो इसके जो बाद में लिखा हुआ है, द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, ये बिफोर के बाद वाला सेंटेंस, ठीक है ना। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है तो मतलब ये बिफोर के बाद वाला सेंटेंस है। और ये जो है ना, वीना हैड पुल अप द शेड, ये बिफोर के पहले वाला है, ऐसा सोचिए, है ना। तो मैंने क्या बोला, बिफोर के पहले हेड प्लस V3, तो देखो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस हमने इसको माना ना, तो इसमें तो हेड प्लस V3 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ, नहीं हुआ। तो बिफोर के बाद में हमेशा हेड के साथ, बिफोर के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। तो आपको यहाँ पे हेड स्टॉप्ड को हटाना है, रिमूव करना है, और इसके स्थान पे आपको स्टॉप्ड लिखना है और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, इससे पहले कि अलार्म ने बजना बंद किया। वीना हैड पुल अप द शेड, वीना छाया को बढ़ा चुकी थी या खींच चुकी थी। इस तरीके से आपका वाक्य होगा। तो ध्यान क्या देना है, बिफोर के पहले हेड प्लस V3 और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो मतलब यहीं पे आपकी गलती है, क्योंकि बिफोर के पहले वाला वाक्य इसे माना गया। अब आप ये कहोगे कि सर दोनों बिफोर के बाद में ही तो है, लेकिन जो बिफोर के साथ में है उसे ही बिफोर के बाद वाला माना जाता है, और जो थोड़ा और आगे आता है, यहाँ पे कोमा नहीं है लेकिन मैं लगा दूँ, उसे बिफोर के पहले वाला माना जाता है। तो बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में हमेशा हेड के साथ V3 आती है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 48 की, जिसमें लिखा हुआ है आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी सेंटेंस है। इस सेंटेंस का जो बी सेक्शन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है फॉर 10 years, इसका मतलब हो गया 10 सालों से। और आपको पता है किसी भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो वहाँ पे दो टेंस आ सकते हैं, जिसमें एक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरे का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही होता है ना, किसी भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया तो वहाँ पे दो टेंस आ सकते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हो तो आप कहोगे कि सर सही तो है, गलत कहाँ पे है। हैव बीन नोइंग, बिल्कुल वेरी गुड वेरी राइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों, KNOW, नो मीन्स जानना, ये एक ऐसी वर्ब है जिसको कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में काम में नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें कभी भी ING का यूज़ नहीं होता, और जिस वर्ब में ING नहीं लगता वो या तो प्रेजेंट सिंपल में जाती है या प्रेजेंट परफेक्ट में जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जो हमारे बस में नहीं हो, उसमें आप ING नहीं लगा सकते हो। तो KNOW, नो यानी जानना, जानना का मतलब किसी चीज़ को समझना, तो ये हमारे बस में थोड़ी है। कोई चीज़ हो सकता है एक बार देखते ही समझ में आ जाए, और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको 10 बार देख लो तो भी दिमाग में भेजे में नहीं घुसती है। तो कुल मिला के नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें ING का यूज़ नहीं होता। अब देखो यहाँ पे वैसे सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये वर्ब के अनुसार गलत है। सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही है, लेकिन नो में ING लगता नहीं है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और ये वाक्य ऐसे होगा, आई हैव नोन, क्योंकि हैव के साथ V3 आएगी तो हैव के बाद में नोन आएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। अच्छा, अगर आप आई हैव नोन करोगे तो भी इसका मतलब वही माना जाएगा जो आई हैव बीन नोइंग का होगा, क्योंकि नो में ING लगता नहीं है, तो नो में ING नहीं लगता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम कर देगा। तो ये वाक्य ऐसे होगा, आई हैव नॉन हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो इस वाक्य में सिंस या फॉर के कारण पीपीसी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, लेकिन नो में आईएनजी लगता नहीं है। तो जिसमें आईएनजी नहीं लगता वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं जा करके प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 49 की। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 49 की, जिसमें लिखा हुआ है ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock इन द नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर किसी वाक्य में कंजक्शन एंड आता है तो आपको ये देखना है कि एंड के पहले कौन सा टेंस है, वो ये एंड के बाद में आएगा। तो देखिए एंड के पहले यूजेस टू स्टडी प्रेजेंट सिंपल, तो ही गोज टू बेड प्रेजेंट सिंपल, ये तो दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे गलती ये है कि जो इसका ए सेक्शन है ना, इसमें यूज़ करना तो चाहता था यूज़ टू का, क्योंकि आपको पता है एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं अपन यूज़ टू, जिसकी स्पेलिंग होती है USED। क्या होती है स्पेलिंग? USED, और इसके साथ में लग जाता है टू, और इसको अपन बोलते हैं, ये जो डी होता है इसको साइलेंट रखते हैं, फिर इसको बोला जाता है यूज़ टू। और यूज़ टू का यूज़ किया जाता है, यूज़ टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूँ आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, जिसकी हिंदी होगी मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि ये काम मैं पहले रोज़ करता था लेकिन अब मैंने ये काम करना बंद कर दिया। आई यूज़ टू सिंग, मैं गाया करता था। आई यूज़ टू फ्लाई, मैं उड़ा करता था। आई यूज़ टू ड्रिंक, मैं पिया करता था। तो जहाँ पे भी यूज़ टू आता है ये पास्ट की हैबिट को बताता है। अब यहाँ पे देखो यूज़ टू में से डी को हटा करके यूजेस टू कर दिया, यानी कि वो क्या कहना चाहता है, यूज़ टू बताता है पास्ट की हैबिट को, आप इस डी को हटा दो फिर ये प्रेजेंट की हैबिट को बताएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल यूज़ टू ही होता है जो पास्ट की हैबिट को बताता है। आप इसमें से डी को हटा करके प्रेजेंट की हैबिट को नहीं बता सकते हो। तो अगर आपको प्रेजेंट की हैबिट बतानी है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काम में आएगा, क्योंकि यूज़ टू तो पास्ट की हैबिट बता सकता है, यूज़ टू तो पास्ट की हैबिट बता सकता है, और यूज़ टू का कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होती है। कहीं आप सोचो कि सर डी को हटा दो बचा यूज़ टू, ये प्रेजेंट को बताएगा, लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश की ग्रामर में नहीं है। तो आपको इस यूज़ टू को हटा करके आपको लिखना है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में इस तरीके से, ही के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, तो आपका सेंटेंस होगा ही स्टडीज एट लीस्ट टिल 10 o'clock, वह कम से कम 10 बजे तक पढ़ता है रात्रि में, एंड देन ही गोज़ टू बेड, और इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। तो आपको प्रेजेंट हैबिट बतानी है तो आपको प्रेजेंट सिंपल काम में लेना है। यूज़ टू बताता है पास्ट की हैबिट को, यूज़ टू किसको बताता है, पास्ट की हैबिट को, और अगर आप इसके द्वारा प्रेजेंट की हैबिट बताना चाहते हो तो ये काम नहीं हो सकता। तो यूजेस टू गलत है, आपको प्रेजेंट सिंपल ही काम में लेना है। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 50 की। इसमें वही चीज़ वापस से आ गई है। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी सेंटेंस में दो वाक्य हैं तो दोनों जगह फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे विल श्योरली डाई लिखा हुआ है जो कि फ्यूचर सिंपल है, और आगे फिर से विल फॉल आ गया जो कि फ्यूचर सिंपल है। तो मैंने आपको बोला दो जगह फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आ सकता, एक जगह तो आएगा फ्यूचर सिंपल, एक जगह आएगा प्रेजेंट सिंपल, मैंने बोला था। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि अब अपन डिसाइड कैसे करें, अपन डिसीजन कैसे लें, कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, कहाँ पे फ्यूचर सिंपल आएगा। तो मैंने बोला था जो वाक्य कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो देखो कंजक्शन इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर, तो जो वाक्य कंजक्शन से जुड़ा हुआ है वहाँ तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ फ्यूचर सिंपल आएगा। तो जो आपको ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, ये तो रहेगा फ्यूचर सिंपल में, लेकिन बिफोर द रेन्स विल फॉल ये आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो आपका जो एरर है, जो गलती है, वो सेक्शन डी में है, आपको इसको रिमूव करना है और आपका सेक्शन सेंटेंस बनेगा ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, उसके बगीचे में सारे फूल वास्तव में या निश्चिंत ही ख़त्म हो जाएंगे। डाई का मतलब ख़त्म होने से है, मुरझाने से है। तो ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, उसके बगीचे में सारे फूल निश्चिंत ही मुरझा जाएंगे। बिफोर
द रेन्स। अब देखो विल फॉल नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा तो विल फॉल को हटा करके आपको यहाँ पे केवल फॉल का यूज़ करना है। फॉल का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे रेन्स लिखा हुआ है। देखो एक तो होता है रेन, एक होता है रेन्स। रेन यानी बारिश होता है, रेन्स यानी भी बारिश ही होता है, लेकिन बहुत सारे राइटर्स मानते हैं कि रेन का प्लूरल होता है और बहुत सारे बोलते हैं कि रेन को तो काउंट किया ही नहीं जा सकता तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता। तो कई लोगों का मानना है कि केवल रेन ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता, और बहुत सारे राइटर्स का मानना है कि रेन का प्लूरल रेन्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने रेन्स दिया है तो अपन इसको प्लूरल मान लेते हैं। तो जब अपन इसको प्लूरल मानेंगे तो यानी कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो एस लगता है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो फिर एस नहीं लगता। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है बिफोर द रेन्स फॉल, इससे पहले कि बारिश हो, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, उसके बगीचे के सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। दोस्तों हमारा प्रयास तो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएँ और उनको शॉर्ट आउट करें, उनको सॉल्व करें, लेकिन होता क्या है कि एक्सप्लेन करने के दौरान हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिस कारण हम ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने ला नहीं सकते। अगर हम स्पीडली चलेंगे तो फिर आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, ये हमारी कोशिश रहती है। क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, यानी कि चाहे हम थोड़ा बताएं लेकिन प्रयास यही है कि आपको पूरा बताएं, अच्छे से बताएं, ताकि जो भी आप पढ़ो वो तो आपको कम से कम क्लियर हो जाए। तो हम प्रत्येक वीडियो के अंदर 10 से 15 क्वेश्चंस ही सॉल्व करा पाते हैं। आपको आगे प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि ताकि इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी क्वालिटी इसमें इंक्रीज़ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।